नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी की कहानी पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज का वीडियो दोस्तों हम अहिरवाल की राजनीति की यात्रा को समझने की कोशिश आज के वीडियो में करने वाले हैं। और कई बार हम दोस्तों पढ़ कुछ रहे होते हैं और मिल कुछ और जाता है, फिर हम उसमें अटक जाते हैं और बातों ही बातों में हम राव वीरेंद्र सिंह जी के करियर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह एंड पॉलिटिक्स जो एक किताब है उसमें डॉक्टर अनिल कुमार जी ने अहिरवाल क्षेत्र के बारे में काफ़ी शोधात्मक एक पूरा चैप्टर दिया है। और इसके अलावा भी बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें मिली, तो बहुत मेहनत करके डॉक्टर अनिल कुमार जी ने इस चैप्टर को लिखा और ये अहिरवाल और इसकी राजनीति को समझने में काफ़ी मदद करता है। अगर हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल बेल्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कोई भी राजनीतिक दल इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, तो ये एक जिज्ञासा का विषय है कि रामपुरा हाउस वो जगह कैसे बनी जहां आज तक अहिरवाल की जो राजनीति है वो प्रभावित होती रही है और उनके एक इशारे पर हार जीत तय होती हैं। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि अहिरवाल के लोगों का जो भरोसा है वो आज तक रामपुरा हाउस में कैसे बना हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये एक जानने पड़ताल करने के विषय हैं और आज हम इन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो अहिरवाल है उसकी करीबन 12 सीटें ऐसी हैं जिन पे जो अहिर हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वहाँ के एमएलए चुने जाने में। और इनमें भी जो बहुलता है वो अहिर वोटों की है और इनमें से बहुत सारे परिवार फौज से जुड़े हुए हैं और किसानी भी करते हैं, तो ये चुनते हैं 12 सीटों पर अपने एमएलए। और रामपुरा हाउस एक बड़ी ताकत हर चुनाव में बनती है। रेवाड़ी क्षेत्र में जो अहिर हैं उन्होंने अपनी सहयोगी जातियों के साथ राव तुलाराम जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लिया, संघर्ष किया और 1857-59 तक 2 लंबे वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं के साथ संघर्ष चलता रहा। और मातृभूमि के प्रति निष्ठावान होने के कारण उन्होंने कई रियायतें भी छोड़ी और उन्हें एक ऐसे वर्ग में बदल गया जिसे राजनीतिक कहा जाता है। और अहिरवाल में अगर बदलाव की बात की जाए तो ये अंग्रेजों के समय से रेवाड़ी में एक सरकारी हाई स्कूल की स्थापना जो अंग्रेजी काल में हुई और आर्य समाज के प्रभाव में यहाँ के लोग जो आए और पश्चिमी शिक्षा यहाँ पे शुरू हुई, तो रेवाड़ी अहिरवाल क्षेत्र में बदलाव होने लगा था। और अगर अहिरों के संगठित होने की शुरुआत से इसे देखा जाए तो हरियाणा में अहिरों ने 1910 में रेवाड़ी में पहली बार अहिर यादव क्षत्रिय महासभा में एक जाति संघ का गठन किया था। और इस सभा की स्थापना में जो राव बहादुर बलबीर सिंह जी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन इसने अहिरों के राजनीतिक और आर्थिक उत्थान में उस समय तो कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन एक नींव इस जो संस्था था इसने रखी। और 1915 में इस सभा ने रेवाड़ी में अपनी पहली बैठक की और 3 प्रस्ताव इसने पारित किए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से इसकी सीमित भूमिका का संकेत मिलता है कि एक तो आर्य समाज क्षेत्र में तब तक ऐसे लोकप्रिय आंदोलन का संगठन बन गया था और प्रथम विश्व युद्ध से पहले अहिरों की राजनीतिक भागीदारी केवल कुछ बड़े जमींदारों, जेलदारों और बिरादरी के पारंपरिक चौधरियों सदस्यों तक सीमित थी। इसके बाद विश्व युद्ध ने स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव ले आया और 5500 जो अहिर हैं वो सेना में भर्ती हुए और उन अहिरों के जो सैनिक थे उनके पास फिर व्यावसायिक गतिशीलता का अवसर उनको मिला और युद्ध के दौरान विदेशों में अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए उन्होंने आधुनिकीकरण को देखा। और पहली बार अहिरवाल बेल्ट से निकलकर इन सैनिकों ने दुनिया की जो तरक्की है उसको अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और उनकी सोच को बदला। और इसके बाद जो वो जब घर आए तो पारंपरिक जो समाज हमारा उस समय अहिरवाल का था उसमें आधुनिक विचारों का इन्होंने मिश्रण किया, आधुनिक विचारों से उनको अवगत करवाया और अहिरवाल बेल्ट को संगठित होने के बीज बोए। और इससे जो अहिर हैं उनमें एक राजनीतिक जागृति लेकर आए। और राव तुलाराम जी के जो वंशज हैं राव बहादुर कैप्टन बलबीर सिंह, उन्होंने चौधरी लालचंद के खिलाफ वायसराय की असेंबली में निर्वाचित होने की कोशिश की थी और ऐसा करने वाले वो पहले अहिर थे। और उस वक्त अहिरों ने कुल मतदाताओं के केवल एक छोटे से गुट द्वारा बलबीर सिंह जी का समर्थन किया था।
इसलिए बलबीर सिंह जी वो निर्वाचित तो नहीं हुए, लेकिन अहीरों ने एक संगठित करना शुरू कर दिया था खुद को, और यह अहीरों के बीच एक नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत कही जा सकती है। और जैसे जैसे फिर समय बीता, इस संदर्भ में अधिक जागरूक होते गए वहाँ के लोग, और पश्चिमी जो शिक्षा प्रणाली है उसने अहीरों को राजनीतिक विचारों से भी अवगत कराया, लोगों ने किताबें पढ़ी, तो अहीर जागरूक होने लगे। और संवैधानिक विकास दोस्तों, जिसके कारण सीटों की संख्या में वृद्धि हुई, जो प्रांतीय विधान परिषद थी संयुक्त पंजाब की 1920 में, उसमें फिर चुनाव शुरू हो गए और इसने भी अहीरों को राजनीतिक भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और संवैधानिक विकास, ये तीन चीजें हैं जिसने अहीरों का राजनीतिकरण करने में अपनी भूमिका निभाई। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों की शुरुआत हुई थी और राजनीतिक भागीदारी के लिए नए दरवाजे खुले थे। परिसीमन शहरी और ग्रामीण दो जगह पे हो गए थे, और फिर अहीरों ने फैसला किया कि अब अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। 1920 में इन सुधारों के बाद पहले चुनाव में राव बलबीर सिंह जी ने गुड़गांवा से, जो गैर मुस्लिम क्षेत्र था ग्रामीण, वहां से पहली बार पंजाब विधान परिषद का चुनाव वो लड़ा, और उसमें चुने जाने वाले पहले अहीर वो बने। इसके साथ ही अहीरों में आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, और अहीरों का जो एक बड़ा वर्ग था वो राव बलबीर सिंह का आंख बंद करके अनुसरण करने के बजाय वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में भी सोचने लगा। उसमें राव पोहब सिंह एक युवा वकील थे और एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने चौधरी छोटूराम के नेतृत्व वाली यूनिस्ट पार्टी से अपने संबंध जोड़े, और इसके बाद चौधरी छोटूराम ने राव पोहब सिंह को आगे करके राव बलबीर सिंह के नेतृत्व को यहाँ पे चुनौती दी, और 1923 में राव बलबीर सिंह जी को हरा दिया। इसके बाद राव बहादुर बलबीर सिंह जी ने 1926 के चुनाव में, और फिर 1930 में हिंदू महासभा के टिकट पर प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में अहिर जनता का चुनावी समर्थन हासिल किया, और एक तरीके से रामपुरा हाउस को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने में वो सफल रहे। और राव पोहब सिंह चौधरी छोटूराम के समर्थन के बावजूद उनको हराने में असफल रहे। 1935 के संवैधानिक सुधार फिर हुए, और मताधिकार की जो योग्यताएं हैं उनको उदार बनाया गया। मतदाताओं की संख्या और प्रांतीय विधायिका में सीटों में बढ़ोतरी की गई, और अन्य लोगों के साथ साथ फिर जो अहीर हैं उनको राजनीतिक भागीदारी के ज़्यादा मौके इसके परिणाम स्वरूप मिले। और इस बात के बावजूद अहीरों की राजनीति पर राव बलबीर सिंह का दबदबा वहाँ पर कायम रहा, और 1937 में संघ के जो उम्मीदवार थे राव पोहब सिंह, उन ये यूनिस्ट पार्टी के, उनको हराकर राव बलबीर सिंह फिर से गुड़गांव गैर मुसलमान जो सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से चुने गए। 1941 में फिर से राव बलबीर सिंह जी की मृत्यु हो गई, और एक बार फिर से यूनियनिस्ट पार्टी ने यहाँ अपना आधार मिला, और राव मोहर सिंह एक युवा वकील थे और एक बड़े जमींदार भी थे। 1941 के उपचुनाव में वो विधायक वहाँ से चुने गए, और उत्तर पश्चिम गुड़गांव सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से जो था वो राव बलबीर सिंह जी की मृत्यु के कारण वहाँ पर चुनाव हुआ था। 1946 के चुनाव में कांग्रेस के राव गजराज सिंह को हराकर राव मोहर सिंह को फिर से उस निर्वाचन क्षेत्र को लौटाया गया। और अब सवाल ये आता है दोस्तों कि रामपुरा हाउस का राजनीति में जो धीरे धीरे करके अहिरवाल जो क्षेत्र है उस पर पकड़ कैसे बनती चली गई, और फिर वो आज तक कैसे कायम है, क्या कारण इसके पीछे हैं। तो जो कारणों की पड़ताल है वो करने पे पता चलता है कि सबसे पहला कारण तो ये है कि राव बलबीर सिंह जी राव तुलाराम जी की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे थे, और राव तुलाराम जी को अहीरों में इतना बड़ा सम्मान आज तक हासिल है कि अहीर हमेशा जो रामपुरा हाउस है उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं। और दूसरा कारण, राव बलबीर सिंह जी ने आम जनता से एक कनेक्टिविटी बनाई थी, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। और तीसरा, उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत काम किए थे, तो अहीर उनका इस बात का एहसान आज भी मानते हैं। उन्होंने भागवत भक्ति आश्रम की शुरुआत की जहाँ बिना जाति और पंथ के लड़के और लड़कियां शिक्षा प्राप्त करते थे। संस्कृत तो हिंदी पढ़नी वहाँ अनिवार्य थी, मुफ्त शिक्षा वो सबको दिलाया करते थे। और इसके बाद उन्होंने अहीर हाई स्कूल को मजबूत करने में भी अपना योगदान दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कई इकाइयों के लिए राव बलबीर सिंह जी ने रंगरूटों की आपूर्ति करवाई, और उनको व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। और यही काम चौधरी छोटूराम ने पुराने रोहतक के क्षेत्र में किया था, जो अहिरवाल में राव बलबीर सिंह जी ने किया था भर्ती करवाने का। और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उनके संबंध बेहतर हुए थे, और उनको समकालीन और अहीर नेताओं की तुलना में
पंजाब के जो शक्तिशाली हिंदू महासभा नेता हैं जैसे सर सादी लाल, गोकुल चंद नारंग, राजा नरेंद्र नाथ जी, उनसे उनकी मित्रताएं हुई। और एक जो और सवाल है जो विश्लेषण की योग्य है, वो एक ही राव बलवीर सिंह जी के मृत्यु के बाद अहीर नेतृत्व प्राप्त करने में कैसे सफल हुए। तो राव मोहर सिंह का अहीर जी के जो नेता के रूप में उत्थान जो है उसकी भी एक कहानी है दोस्तों। और इसका जवाब ये हो सकता है कि राव बलवीर सिंह जी की मृत्यु के बाद एक जो अहीर नेतृत्व है उसमें एक शून्यपन आ गया था और रावपुरा हाउस देख नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। और राव मोहर सिंह जी की शैक्षणिक योग्यता, उनके आर्थिक संसाधनों ने उनको अपने समुदायों का नेतृत्व हासिल करने में भी मदद की। चौधरी छोटूराम ने उनको दिवंगत राव बहादुर बलबीर सिंह जी के उत्तराधिकारी के रूप में सक्षम बनाने की पूरी वहां पर कोशिश की थी। अहीर डिग्री कॉलेज और राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन सहित अहीर शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और मजबूती ने भी उनके योगदान से उनको ये मुकाम हासिल करने में मदद दिलाई। स्वतंत्रता के बाद अहीर राजनीति का गहराई से अगर हम मूल्यांकन करें, देखें, तो कांग्रेस पार्टी अहीरों के बीच महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में वहां पर विफल रही थी। और इस अवधि के दौरान अहीरों की जो राजनीति है, जो राजनीतिक लामबंदी है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत रही है, आज तक व्यक्तिगत है। आप देखिए कि राव इंद्रजीत जी बीजेपी में गए तो अहिरवाल पूरा बीजेपी का हो गया और राव बलवीर सिंह और राव पोप सिंह और राव मोहर सिंह के व्यक्तिगत तो राजनीतिक क्षेत्र पर हावी थे। अहीरों का समर्थन मुख्य रूप से हिंदू महासभा और संघवादी पार्टी तक ही सीमित रहा था उस समय, और कांग्रेस पार्टी अहीरों के बीच बढ़त बनाने में तब विफल रही थी। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद ये तस्वीर बदली। कांग्रेस पार्टी कई कारणों से अहीरों पर यूनियनिस्ट की पकड़ को तोड़ने में सफल रही और इसका सबसे बड़ा कारण चौधरी छोटूराम का निधन भी था। और कांग्रेस ने सबसे पहले तो भारतीय जो सेना है उसमें सर्विस करने वाले जो अहिरवाल से भी काफ़ी संख्या में उसमें सैनिक थे, तो उनके बीच राष्ट्रवाद का संदेश फैलाने में कांग्रेस कामयाब रही। और उसके बाद कांग्रेस की जो छवि है एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में उभरी। और 1946 में चौधरी छोटूराम के निधन के बाद कांग्रेस जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो कमजोर हो गई थी, कांग्रेस मजबूत होती गई। और तीसरा, जो संघवादी स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और स्वतंत्र ने राजनीति की जो स्थिति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी ले आए थे और अहीर इसकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि ये तब तक एक सत्ताधारी दल बन गया था, वोट इसका आधार हो गया था। लेकिन इन सारी कवायदों के बीच में ये तय है कि रामपुरा हाउस ने अहीरों के मान सम्मान से खुद को जोड़ने में रामपुरा हाउस सफल रहा। पहले राव बलबीर सिंह, फिर राव वीरेंद्र सिंह जी ने इसको स्थापित किया और अब उनके जो बेटे हैं राव इंद्रजीत सिंह, निश्चित तौर पर अहिरवाल की राजनीति को वो प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा भी अहिरवाल बेल्ट में काफ़ी परिवर्तन आए हैं दोस्तों, और उन कारणों पे भी चर्चा हम करेंगे। आज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कल जो राव वीरेंद्र सिंह जी की कहानी है और रामपुरा हाउस का जो राजनीति में दखल है उस पर कल भी 3 बजे चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे शोध और रिसर्च मेरे द्वारा ही किए जाएं। आप में से बहुत साथी बहुत अच्छी जानकारियां रखते हैं, खासकर अहिरवाल को लेकर मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूं, तो अहिरवाल के साथी मेरा इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कैसे अहिरवाल में जो रामपुरा हाउस है वो एक राजनीतिक जो सत्ता है उसके केंद्र की धुरी बना हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।